Hello everyone. So today we have Praveen Kumar sir with us. उनकी बुक आशा की किरण रिसेंटली ही पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। जी। तो सर आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैंने इसमें में जो कविताएं छपी हैं किताब में, उसमें कुछ कविताएं मेरे अपने कॉलेज टाइम की हैं। ओके। बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं किताब पब्लिश करवाऊं। फिर मुझे आपके किताब राइटिंग पब्लिकेशन के बारे में जानकारी मिली। आपके किताब राइटिंग पब्लिकेशन में ही एडिटिंग का काम करते हैं आलोक रंजन, तो उन्होंने बताया, वो जानते हैं एक्चुअली मुझे, तो उन्होंने बताया कि आप छपवा सकते हो। उन्होंने प्रेरित किया और मुझे किताब राइटिंग पब्लिकेशन का ना बड़ा सहयोग मिला। मतलब आज की डेट में पब्लिकेशन, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो पब्लिकेशन में जैसे बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, परमिशन वगैरह का, तो आपकी तरफ से मतलब किताब राइटिंग पब्लिकेशन की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल राइट सर, वी आर मतलब एक रियली होता है ना कि ग्रेटफुल। ड्रीम कम्स ट्रू जी करके जो जी रहता जी है जी जी कि बिल्कुल वो बात। जी सर। तो सर आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? हाँ, बुक पब्लिश होने वाली है। मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ बहुत बेहतरीन है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इतनी बढ़िया पत्नी मिली है मुझे। उन्होंने सपोर्ट किया कि आप छपवाओ। एक्चुअली छोटे बच्चे भी है घर में, तो वो उतना समय निकाल पाना कि आप किताब राइटिंग के लिए काम करो, मतलब बुक वगैरह पब्लिश करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। उनको बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरी किताब छपने की जो खुशी है वो मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी को हुई है। और इसमें थोड़ा ये भी है कि मेरी वाइफ का नाम आशा है और इस बुक का नाम भी आशा की किरण है। ये तो ये रीज़न है सर आपने अपनी बुक का टाइटल आशा की किरण रखा है। जी। ऑल राइट सर। तो सर आपका शेड्यूल क्या रहता है राइटिंग को लेकर? आप डेली बेसिस पे राइटिंग करते हैं, वीकली? और जैसा कि आपने बताया आप काफ़ी टाइम निकालना पड़ता होगा, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फादर हैं, तो किस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? देखो, राइटिंग है ना, जैसे कुछ लोग प्रोफेशनली लिखते हैं कि सब कुछ फुल फ्लेश तरीके से लिखना होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। ओके। मेरे साथ है कि अगर मुझे कोई भाव आ रहा है, कोई फील आ रही है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उस वक्त मैं उसको लिख डालूं। तो वो उस मोमेंट का होता है। अब वो हफ्ते में एक बार भी हो जाता है, महीने में एक बार भी हो जाता है, जी। तो मैं उनको कलेक्ट करता रहता हूँ। अभी मैं एक और किताब पे काम कर रहा हूँ। इस बार कविताओं की किताब है। अगली किताब किताब राइटिंग पब्लिकेशन से पब्लिश होगी, वो लघु कथाएं होंगी। तो जैसे जैसे समय लगता है, मतलब फील आनी चाहिए ना। एक ये होता है, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं लिखता मैं। जी जी। तो मेरा ये कि नेचुरली जो मैं फील कर रहा हूँ ना, उसको थोड़ा तरीके से लिखने की कोशिश करूँ। ऑल राइट सर, तो आपने ऐसा बताया कि आपकी अगली बुक भी आने वाली है, तो हमें भी वेट रहेगा सर आपकी अगली किताब का। बिल्कुल सर। जी सर। तो सर आपने अपने बुक के कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया? एक्चुअली मेरी जो कविताएं हैं, जिन लोगों ने पढ़ी हैं वो समझेंगे। मैंने यथार्थवादी कविताएं लिखी हैं, और वो जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो बड़े अभाव, परेशानियां, जटिलताओं से जूझ रहे हैं, उनको क्या फील होता है, उसको लेकर मेरी किताबों का, मतलब उन कविताओं का मेरा संग्रह है। मेरी भांजी है वर्षा चोपड़ा करके, तो वो पेंटर है। तो उनकी पेंटिंग के एग्जीबिशन में गया मैं, तो वो बहुत बेहतरीन पेंटिंग लिखती हैं। उनकी भी बड़ी रियलिस्टिक पेंटिंग्स होती हैं। तो इसका जो कवर है, अगर आप उसे देखें, मैं दिखा भी सकता हूँ। जी जी जी। ये कवर है, इसमें ये दिखाया गया है, एक गरीब औरत बैठी है, पुराना सा मकान है, एक पिता है जिसकी गोद में उसकी बिटिया है, और वो बड़ा खुश है। तो ये है ना, बड़ा रिलेवेंट लगा मुझे कि ये जो पिक्चर थी और मेरी कविता का जो पेंटिंग थी, और जो मेरी कविता का शीर्षक है आशा की किरण। मतलब आदमी कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही निर्धनता में हो, जटिलता में हो, विषाद में घिरा हुआ हो, लेकिन उसे आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वो आशा की किरण जीवन में हमेशा बरकरार रहते हैं। हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं गुंजाइश आपके पास हमेशा रहती है। तो ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने
इसको अपनी किताब के लिए सेलेक्ट किया। आपका कवर सर बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू जी। सर। तो सर और आपने इसका श्रेय जाता जी, है वर्षा जी को, जी बिल्कुल जो सर। मेरी भांजी है। जी, वो बड़ा काफी अच्छी पेंटिंग्स करती हैं वो। ओके सर। तो सर आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? आपने सबसे पहली बार कब लिखा था? सबसे पहली बार मैंने अपने स्कूल टाइम में लिखा था, 11th क्लास में। लेकिन होता ये ना कि जब आप नया नया लिखना चालू करते हो तो आपकी कविताएं थोड़ी अटपटी होती है, तुकांत लिखते हो। और धीरे धीरे वो जैसे मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मैंने लिटरेचर से ही पढ़ाई करी है, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर में की है। तो लिटरेचर पढ़ते पढ़ते ना वो परिमार्जन भी चालू हुआ। तो लिखने की जो जर्नी मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी 11th क्लास से चालू करी थी और वो आज तक चली आ रही है। जी, जी सर। तो सर अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? दो लोगों का नाम बताता हूँ और एक सिचुएशन का नाम बताता हूँ। एक्चुअली जो इसमें मैंने कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं मेरे जीवन के बहुत निकट की हैं। मतलब मैंने बहुत सारी कविताएं ऐसी है जो मैंने फील किया, मतलब बीइंग ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते जो मैंने दिक्कतें झेली, तो मैंने उनको कविताओं में लिखने की कोशिश करी। दूसरा, मेरी कविताएं लिखने मतलब कैसे लिखी जानी चाहिए, उसके लिए घनश्याम कुमार देवांश हैं एक, उन्हें ज्ञानपीठ से नवलेखन पुरस्कार भी मिला है। तो वो मुझे बताते थे कि कविताएं कैसे लिखी जानी चाहिए। देखो, सबके मन में भाव होते हैं, आप उसको कायदे से थोड़ा सजा के कैसे लिख पाते हैं। कविता वो ये ना, भाव पक्ष होता है, कविता का सौंदर्य पक्ष होता है। तो पहले तो घनश्याम कुमार देवांश हुए। दूसरे, हमारे कॉलेज में डॉक्टर मुकुल शर्मा है, टीचर, एक लेक्चरर है। उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। उन्होंने बोला कि बेटा तुम अच्छा लिखते हो, मैं अपने कॉलेज टाइम से रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा लिखते हो, लिखा करो। फिर उन्होंने थोड़ी सी चीजें बताई। जैसे होता है ना, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो एक तो प्राकृतिक रूप से आप शास्त्रीय संगीत सीखने लायक हैं कि नहीं। दूसरा, उसमें कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ शिल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही कविताओं में होता है, साहित्य में भी है कि आप भाव तो लिख रहे हो, लेकिन भाव कैसे लिखा जाए। तो ये दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ओके सर। और बाकी जो जिंदगी मुझे सिखाती आई है, वो जिंदगी तो उससे बड़ा टीचर इंस्पायर करने वाला या टीचर कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सर। तो सर आपका क्या मैसेज रहेगा यंग राइटर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली में ही लिखना शुरू किया? हाँ, जैसा मैं ना फील कर रहा हूँ, लोग है ना जब लिखते हैं ना तो वो ये कोशिश करते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि हमें ना कविता लिखे, हम जबरदस्ती उसको तुकांत बना देते हैं, है ना, जबरदस्ती के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी होगी तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी होती है। वो अगर पाठक को, जो आपकी कविता पढ़ रहा है या सुन रहा है, अगर उसको आपके शब्द को समझने के लिए डिक्शनरी खोलने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी नौबत ना आए। सामान्य शब्दों में भी आप बहुत बेहतरीन कविताएं लिख सकते हैं। जैसे बाबा नागार्जुन है, उन्होंने बड़ी कठोर कविता लिखी थी, इंदिरा जी क्या हुआ आपको, सत्ता के लालच में भूल गई बाप को। अब ये कितना गहरा मैसेज है। मतलब एक अदना सा कवि, अदना तो नहीं कहेंगे, आज वो बहुत प्रतिष्ठित कवियों में है, लेकिन उस वक्त की अगर बात करें, और इंदिरा गांधी, राजवंश जो परिवार चल रहा है, उनको अपनी बात इतने सादे शब्दों में बोल दी। अब इसी में जबरदस्ती की हिंदी घुसा देते, वो कविता बेहतरीन नहीं बन पाती। तो जब भी आप लिख रहे हो, आप अपने भाव स्पष्ट रूप से लिखो, शब्दों का चयन थोड़ा अच्छे से करो, कि एक आम आदमी, मतलब एक लेमैन, जो आखिरी जो व्यक्ति है वो भी समझ पाए, और एक साहित्य का जो छात्र है या साहित्य पढ़ने वाला है वो भी समझ पाए। जबरदस्ती ना करें कविता के साथ, मेरा मानना ये है। ओके सर। सर अब आई वांट कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स से बताएं। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड में अगर मैं अपनी बात करूं, वर्तमान में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बेटा 10 साल का है और बिटिया 3 साल की है, और दोनों ही पढ़ते हैं। तो आजकल जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना या प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, तो हिंदी से थोड़ा दूर हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो जुड़े भी रहते हैं। तो मेरी जब किताब का विमोचन था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर निरंजन कुमार,
तो उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया था दीव में नॉर्थ कैंपस में। तो मैं अपने बेटे को लेकर गया कि थोड़ा सा इंस्पायर वो भी हो, भले ही लिटरेचर पढ़े ना पढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन उसको पता तो हो। और मैं फैमिली बैकग्राउंड में ये, वैसे हम 5 बहन भाई हैं, सब सेटल्ड हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही 40 साल का होने वाला हूँ। सभी बड़े हैं। बाकी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। आप जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, वहीं मैं सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हूँ। ऑलराइट सर। और मेरी जो जर्नी थी ना लाइफ की, बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो मैंने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में और उन्हीं को लिखने की कोशिश करी है। और अकेले मैंने नहीं झेला, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो झेलते हैं, मैंने लिखने की कोशिश करी बस। जी सर, आपने एक अलग स्टेप लिया, आपने अपने भावों को, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसे किताब में उतार दिया। हाँ एग्जैक्टली, यही कोशिश करी। और हकीकत यही है, अगर देखा जाए तो हमारे भारत में, भारत के जो भी विकासशील देश हैं, वहाँ अमूमन सबके साथ ये समस्या है कि जो निचले तबके के लोग हैं, निचले तबके मतलब जो गरीब लोग हैं, उन्हें ना अपने जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जैसे मेरी एजुकेशन बड़े कठिन परिस्थितियों में अपनी एजुकेशन पूरी करी, काम करता था, साथ में पढ़ता था। तो उस वक्त जो चीजें फील होती थी कि जीवन में, समाज में क्या हो रहा है, बस वही सब लिखना। मेरी किताब की भूमिका लिखी है डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी ने, जो साहित्य से जुड़े हैं वो जानते भी होंगे, उनका नाम बड़ा मूर्धन्य साहित्यकार है वो हमारे डिपार्टमेंट से डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर मैंने ऐसे कविता लिखी है, तो उन्होंने पढ़ी और मुझे आनंद की बात ये लगी, उन्होंने बोला कि अपनी ड्राफ्ट कॉपी भेजिए और जितनी कविताएं सारी भेजिए। उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने बोला कि आप लिखते हो, आप लिखते जाओ। एक है ना, मुझे करीब सरकारी सेवा में आए हुए 10-12 साल हुए, 10-12 साल का जो पीरियड है, इसमें हमें ना लिखने का छोड़ो, अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। वो सेंट्रल सेक्रेटरीट की जो सर्विस है, केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग है, ये बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे वर्कलोड बड़ा भयानक होता है। तो अब मैंने शुरुआत की है और आशा करता हूँ कि अच्छा सहयोग मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और मैं लिखता ही जाऊंगा। जी जी बिल्कुल सर। आई एम श्योर कि सर आप साथ में अपनी बुक्स भी काफ़ी पढ़ते रहते होंगे, तो अगर आपको किसी एक बुक का नाम लेना हो तो आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? देखो, फेवरेट बहुत सारे हैं। जैसे हमने अपने साहित्य, अपनी पढ़ाई के दौरान जो किताबें पढ़ी हैं, निराला जी हैं, दिनकर जी हैं, प्रसाद जी हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है। हम लोग उनको टक्कर नहीं दे सकते। जी जी जी। उनकी कविताएं बहुत बढ़िया है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं मेरे बड़े मतलब दिल के करीब हैं। और बाकी अगर नए लेखकों में बात करें, चूंकि मैंने नाम लिया घनश्याम कुमार देवांश, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनको लगातार 3 साल हिंदी साहित्य अकादमी से, दिल्ली से, उनको 3 साल लगातार नवोदित लेखक पुरस्कार मिला। बड़ा बढ़िया लिखते हैं, कवि बहुत हैं, सभी अच्छे हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर आपका ओवरऑल जो एक जी बताएं सर, बताएं। हाँ बताइए। नहीं आप हाँ, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल लिखना चालू कर रहे हैं या अभी बड़े इनिशियल फेज में है लिखने के, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। बस परिमार्जन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे सीखते रहते हैं। और जो स्थापित कवि हैं, आजकल मंचों पे मंचीय कवि है, जैसे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, अच्छा बोलते हैं। और हास्य कवि में सुरेंद्र शर्मा है, अरुण जेटली है, लोढ़ा जी है, ये स्थापित कवि हैं। इनको तो सुनने का आनंद अपना ही है। लेकिन जो नया लिख रहे हैं, जैसे मुझे 10 साल के ब्रेक के बाद एक प्लेटफॉर्म मिला किताब राइटिंग पब्लिकेशन से कि मैं अपनी किताब छपा पाऊं, ऐसे ही अगर आप लिखते हैं, मतलब जो भी इंटरव्यू देखेंगे, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर वो लिखते हैं ना तो छपवाएं भी। आप सिर्फ अपने लिए मत लिखिए, आप लिखते हैं उससे समाज का कल्याण ही होगा। जी आप कुछ कह रहे थे सर। जी। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन में, जैसे
एक आदमी जैसे कोई छात्र है या जो प्राइवेट सर्विसेज में है, उनको किताब छपवाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे लिए जो कंडक्ट रूल्स बने हैं, हमें उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का पब्लिकेशन कराना होता है। तो अमूमन क्या होता है कि मैंने अपनी पांडुलिपि, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशन को दे दी, पब्लिकेशन ने उसको डिजाइन किया, एडिटिंग की जरूरत होती है तो एडिटिंग की, उसके बाद वो छप गई। मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, मैंने पहले मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह सब दे दी, फिर बाद में मुझे पता चला, मुझे भी एक्चुअली जानकारी नहीं थी, बाद में मुझे पता चला कि मुझे ऑफिशियल परमिशन की आवश्यकता है। तो जो ब्रेक था ना, तो उसमें बार बार मुझे बात करनी पड़ रही थी पब्लिकेशन से कि भाई इस तरह की चुनौतियां मुझे आ रही हैं, आपको सहयोग देना। सहयोग बड़ा अच्छा मिला और अच्छा पब्लिकेशन है। एक तो पब्लिकेशन जो बड़े स्थापित पब्लिकेशन है, बड़े बड़े नामी पब्लिकेशन है, आप उनसे किताब छपवाने जाते हैं तो आपको बहुत सारी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किताब राइटिंग पब्लिकेशन से मुझे ऐसा लगा ही नहीं। मुझे तो जैसे दिव्या जी हैं, आलोक रंजन है, इनसे जब मैंने बात करी पब्लिकेशन के बारे में तो मुझे बड़ा सहज लगा कि पब्लिकेशन जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो बहुत सरल हो गया इन लोगों की वजह से। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि इफ यू वांट टू पब्लिश योर बुक, गो विद किताब राइटिंग पब्लिकेशन। वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर। नहीं, थैंक यू आप लोगों का यार। अगर आप लोग नहीं मिलते तो हो सकता है मेरी 2-3 साल और ये किताब अटकी रहती। जी जी, अब तो सर जल्दी आपकी सेकंड बुक भी आने वाली है। हाँ, बस उसी पे काम चल रहा है। और अब पहली किताब थी तो कुछ क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है उसकी जानकारी नहीं थी, अब पता चल गया है। तो अब लगातार मतलब मेरा अपना टारगेट ये रहेगा कि हर साल एक किताब तो लाऊं। ऑलराइट सर, हमें भी सर आपकी बुक्स का वेट रहेगा। तो अगर सर मैं और लॉन्ग टर्म में सोचूं तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे राइटिंग की फील्ड में? राइटिंग की फील्ड में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रचनाएं हो, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, मतलब कविताएं हो या कहानियां हो, उपन्यास लिखने के लायक मैं हूँ कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन कहानियां तो लिख सकता हूँ। तो ऐसा साहित्य लिखूं कि जो निचले तबके का, जो गरीब वर्ग है, उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। मतलब मुझे वो राजशाही टाइप का या प्रेम कविताएं लिखने का उतना शौक रहा नहीं है। मैं अपने निजी कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात पे इत्तेफाक ना भी रखें, लेकिन मेरा मानना ये है कि साहित्य है ना, समाज के कल्याण का है ना, एक उपकरण है, एक पूंजी बनता है कि अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो उससे लोगों को पता चलता है तो वो मोटिवेट होते हैं। तो लिखूं तो उम्मीद तो ये करता हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हों, अभी तो 10 साल का है मेरा बेटा, तो वो किताब पढ़े तो वो ये कहे कि मेरे पापा ने अच्छा लिखा, लोगों के लिए लिखा, सिर्फ अपने लिए नहीं लिखा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, लाइक आपने जैसे पहले बताया कि आपकी जब बुक का फर्स्ट टाइम विमोचन हो रहा था तब आप अपने बेटे को लेकर गए हुए थे, तो उसका क्या रिएक्शन था जब जी वो आपको स्टेज पर देख रहा था कि उसके पापा की बुक आ रही है? हाँ, मैं देखो, मैं ना थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का आदमी हूँ, मुझे ज्यादा औपचारिकताएं होती नहीं है। ये खूबी भी है और खामी भी है, दोनों ही चीजें होती हैं ये। तो जब मैं अपने बेटे को लेकर गया तो मैंने वहां पे कुछ लोग थे, एक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी आए थे। तो जब बेटे ने देखा तो अब स्कूल का बच्चा, वो भी कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में आया कि मेरे पिता राइटर हैं। राइटर होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप लिख पा रहे हैं, फील सब करते हैं, लिख पाते। तो उसने अब उसको बड़ी खुशी हुई कि पापा, उसको ये नहीं समझ में आया कि विमोचन क्या होता है। विमोचन का फिर मैंने उसको समझाया कि बुक रिलीज है, ऐसे फॉर्मल वे होता है बुक छापने का। पापा आप और लिखना, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा। जी सर, बहुत ही प्राउड का ये मोमेंट रहा होगा ये सर वो उसका, आपके लिए। हाँ बिल्कुल, इसका ये कहना मुझे, मतलब मुझे लगा कि अगर मेरा बेटा ऐसा कह रहा है तो, एक होता है ना कि आप बड़े हो, जैसे मेरे माता पिता भी मेरे लिए कुछ माइलस्टोन छोड़कर गए हैं कि यहाँ तक आदमी को पहुंचना चाहिए। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को भी कुछ करके जाऊं कि उसको समझ में आए कि हाँ ये करना चाहिए।
पैसा कमाना, नौकरी करना अपनी जगह है, जी, लेकिन जो आप फ़ील कर रहे हो, वो लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये करना चाहिए हर किसी को। जी, जी, बिल्कुल सर। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। अरे नहीं, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों की वजह से मेरी किताब मार्केट में आई। मैं थोड़ा कम टेक्निकल आदमी हूँ, जैसे अमेज़न वगैरह पे कैसे क्या रहता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन दिव्या जी ने बड़ा साथ दिया, तो उन्होंने कुछ चीज़ें समझाई। टेक्निकल चीज़ें होती हैं, प्रोफ़ेशनल वे होता है, वो मुझे नहीं पता था। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि किताब राइटिंग जैसे जो पब्लिकेशन है, ऐसे पब्लिकेशन ज़रूर होने चाहिए। ताकि अगर जो लिखने वाला है, लिखने वाले बहुत हैं। मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो अपनी रचनाएँ डायरी में बंद करके बैठे हैं। जी, रजिस्टर बनाया होता है, जैसे मैंने भी एक रजिस्टर बनाया हुआ था, हुँ, तो मेरी किताबें थी। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास अपनी डायरी और हुँ, रजिस्टर है, वो उसको खोलें, टाइप करवाएँ और किताब राइटिंग पब्लिकेशन को दें कि भैया आप छापो। जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सचान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सो मच सर।